हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एट ईज। ये हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी की हम सीरीज़ कर रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, 2 पार्ट में आया है वो। जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है, राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अभी तक फंक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब हमने फर्स्ट अपने चैप्टर में सारा डिटेल में देखा है। अब हम इसमें देखने वाले हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे राइट्स के बारे में लिखा हुआ है वो क्या चीज़ है, वो हमारे कौन कौन से राइट्स हैं। ठीक है, तो अब हम इन सब चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहली बात आती है हमें ये देखते हैं कि राइट की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें एक्चुअल में राइट्स मिलने क्यों चाहिए। ऐसा क्या हो जाएगा कि अगर हमें राइट नहीं मिलेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, या मतलब एक हमें प्रॉपर डिग्निटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, हमारा प्रॉपर जो हमें लाइफ के साथ अच्छे से जो हम जी सकते हैं वो नहीं हो पाएगा। तो ये सब हमारी क्या है, ये इम्पोर्टेंस हम देखने वाले हैं कि राइट्स की ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ को आपको बताती हूँ। जैसे एक एक मेल है, एक फीमेल है। ठीक है, दोनों एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और मेल को जो है वो मिल रहे हैं 100 रुपीज़ और वहीं फीमेल को मिल रहे हैं 10 रुपीज़। सेम काम के, जिस काम क्या है, सेम है, सेम वर्क है। तो क्या इस सेम काम के मेल को 100 मिल रहे हैं, फीमेल को 10 मिल रहे हैं, तो क्या ये चीज़ सही है? नहीं। और क्या एक इंसान को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको ऐसा तो नहीं है कि हम पूरे 24 एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 के 24 घंटे हम उससे काम करवाएंगे? नहीं। 12 घंटे काम कराएंगे, 8 घंटे काम कराएंगे। तो एक क्या है, एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है। ठीक है, एक इतनी इतने घंटे काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा भी नहीं है कि आप उसको सारा दिन काम करवाने के बाद उसको सिर्फ हम 20 रुपए देंगे। एक मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वेज लिमिट एक सेट की गई है। ठीक है, मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वेज लिमिट वेज अमाउंट टू बेगर और पोज्ड लेबर। ठीक है, अगर इससे कम, अगर आप कोई भी अगर एक मिनिमम वेजेस से कम किसी को देता है तो वो क्या होगा, वायलेशन होगा किसका, फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ये सब अभी अभी हम और आगे देखेंगे, इसको और डिटेल में हम जानेंगे। तो इसमें नेक्स्ट एक चीज़ और इसमें दी गई है कि जैसे एक फॉर एग्जांपल इसमें एक स्टोरी दी गई है यहाँ पे। ठीक है, ये जुडिशियल कस्टडी के बारे में बताया गया है कि एक इसमें एक आदमी होता है, मैकेल करके एक इंसान है यहाँ पे, वो जेल में होता है। ठीक है, उसको जेल में रखा जाता है लेकिन उसका ट्रायल नहीं होता है। वो बहुत मतलब उसको 54 ईयर्स हो जाते हैं अंडर कस्टडी। ठीक है, बट हिज केस नेवर केम अप फॉर हियरिंग। तो उसको क्या करते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखता है, अपॉइंट होता है जो भी है, तो वो देखते हैं कि इसके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो अब आप ये देखिए कि वो अब वो 77 हो गए उसको, ही वो 77 देन। अब इतनी उम्र उसकी बीत गई सिर्फ जेल में, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसका जो ट्रायल था, उसकी हियरिंग थी, वो नहीं हो पाई। तो क्या ये सही था? नहीं। तो इसीलिए आगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन की गई कि सिटीजन मस्ट हैव राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ को एकदम अच्छे से मेंशन किया गया है कि जो सिटीजन है इंडिया के, उनको ये राइट है कि वो अपना फेयर और स्पीडी ट्रायल करवा सकें। अब आता है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स का मतलब क्या है? ये एक ऐसी लिस्ट है, एक्चुअली एक लिस्ट है, एक प्रॉपर, जिसमें सारे राइट्स को मेंशन किया गया है। सॉरी, ये जैसे लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द बिल ऑफ राइट्स। A Bill of Rights prohibits government from thus acting against the right of individual and ensure a remedy in case there is a violation of these rights। और ये भी बताया गया है कि अगर किसी भी इंसान का उसके राइट का वायलेशन हो रहा है तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उसको रेमेडी
प्रोवाइड करवाई जाए। फाइन। अब आते हैं हमारे फंडामेंटल, हम राइट्स के बारे में देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। जब हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम था तो जो जितने भी लीडर्स थे उन्हें बात रियलाइज हुई कि जो हमारे राइट्स हैं उनकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और उन्होंने डिमांड किया ब्रिटिश रूलर से शुड रिस्पेक्ट राइट्स ऑफ द पीपल। द मोतीलाल नेहरू कमिटी हैड डिमांडेड द बिल ऑफ राइट्स एज फार एज बैक इन 1928। 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने डिमांड करी अब बिल ऑफ राइट्स के लिए कि जो इंडिया के सिटीजन हैं उनको उनके फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं। Constitution has listed the rights that would be specially protected that and called them fundamental rights। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट किया गया और उन्हें स्पेशल प्रोटेक्ट करने के लिए बताया गया और उनको कहा गया फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन खुद भी ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर करता है कि दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट टू। गवर्नमेंट का भी ये राइट नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। अब आता है लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट। देखो जो लीगल राइट्स है ना वो इन्फोर्स होते हैं ऑर्डिनरी लॉ से, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है उनको कौन गारंटी करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ऑर्डिनरी राइट्स हैं वो चेंज होते हैं बाय द लेजिस्लेचर, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कब चेंज हो सकते हैं? ओनली बी चेंज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस करेंगे तब जाके ही फंडामेंटल राइट्स में हमारे चेंजेस पॉसिबल हैं, अदरवाइज फंडामेंटल कांट बी चेंज। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखे? ये है जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। द जुडिशरी हैज द पावर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम वायलेशन बाय एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। फाइन। ये जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट को देखे कि वो कहीं पर हमारे फंडामेंटल राइट्स को तो वॉलेट नहीं कर रही है। Executive as well as legislative actions can be declared illegal by the judiciary if these violate fundamental rights or restrict them in an unreasonable manner। देखो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे जितने भी जो हमारा लेजिस्लेटिव है जो इतने भी लॉ बनाता है और उस लॉ को इम्प्लीमेंट जब किया जाता है तो इन दोनों प्रोसेस में भी ये देखा जाता है कि कहीं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहीं हम पर तो नहीं हो रहे हैं। तो ये सब को इन सब चीज़ों का चेक एंड बैलेंस जुडिशरी रखता है, सुप्रीम कोर्ट रखता है, हाई कोर्ट भी रखता है। तो अब एक सबसे बड़ी बात इसमें देखने वाली बात ये है कि फंडामेंटल राइट्स का ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट हमें ये नहीं दिए गए हैं। ऐसा नहीं है ना हमें इक्वालिटी के नाम पे हम कुछ भी करेंगे, या हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो हम कुछ भी बोलेंगे, किसी को गाली दे के आ जाएंगे, किसी के साथ मारपीट करके आ जाएंगे। तो ऐसा ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड राइट्स नहीं है। गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अब ये क्या हो सकता है, ये सब हम धीरे धीरे अब आगे हम देखने वाले हैं। देखो मैं आपको एक इसका ओवरव्यू इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देखें एक बार। देखो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 14 से लेकर 32 के बीच में मेंशन है। तो पहला हमारा जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। पहला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। फाइन। 15 हमारा आर्टिकल है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम इन सब को एक एक करके डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी वीडियो में आगे। तो देखो हम अब पहला हम एक एक करके देखते हुए चलते हैं, उसके बाद सारे ये डिस्कस हो जाएंगे। हम मोटा मोटा ये है इसमें, राइट टू इक्वालिटी है पहला, दूसरा राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स,
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अब हम पहला इसमें हम देखने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। यहाँ मैंने अभी लिखा है ना, यहाँ पे यही है राइट टू इक्वालिटी। अब इसमें हम ये देखते हैं, जैसे कि अब हम ये चीज़ अगर हम देखें, सबसे पहले हम ये चीज़ देखने वाले हैं कि जैसे राइट टू इक्वालिटी है, इक्वालिटी का मतलब क्या है कि सबको बराबरी का मतलब दर्जा मिले, सबको इक्वल राइट्स मिले। ऐसा ना हो किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो। कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर कानून ये नहीं कहता कि इसको हम, जैसे कोई अगर फीमेल है तो उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी, मेल को कम सज़ा मिलेगी, या मेल को ज़्यादा मिलेगी, फीमेल को कम मिलेगी, मतलब व्हाट्सोएवर जो भी है, तो कानून कभी भी किसी को अलग-अलग उससे नहीं देखता है, उस कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 15। ठीक है, 15 आर्टिकल में हम देखेंगे, आर्टिकल नंबर 15 है राइट, इसमें बताया गया है कि राइट टू इक्वालिटी ट्राइज टू डू अवे विद सच अदर डिस्क्रिमिनेशन। देखो, जैसे कि आपने देखा होगा पहले, जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस की बात है ये, कि लोगों को जब अनटचेबिलिटी वहाँ प्रेवलेंट थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, तो ये सब क्या है, लोगों को बराबर से, जैसे एक ही शॉप है, तो अगर इस शॉप से एक पर्टिकुलर कास्ट जो है वो अगर यहाँ से कुछ सामान ले रही है, तो दूसरी कास्ट के लोग यहाँ से सामान नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत बड़ा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था। पानी पीने का राइट नहीं था, सेम सेम कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। ठीक है, एक 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 सेम मंदिर में सेम जितने भी अलग अलग कास्ट के लोग थे वो एक ही मंदिर में नहीं जा सकते थे, एक पर्टिकुलर कास्ट का अपना अलग मंदिर होना चाहिए था। तो इस वजह से इन सबको ध्यान में रखते हुए, इतनी सारी चीज़ों को देखते हुए क्या किया गया कि इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल एक्सेस, सबको इक्वल एक्सेस दिया गया टू पब्लिक प्लेसेस लाइक shops, hotels, places of entertainment, wells, bathing art, places of worship. There cannot be कभी भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। किस बेसिस पे? रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। फाइन, तो ये इन सब तरीके, कोई भी किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है कि किसी भी, इट ऑल्सो प्रोहिबिट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप कोई भी मान लीजिए एक जॉब लीजिए, जैसे टीचर की ही जॉब है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेल ही टीचर हो सकते हैं या सिर्फ फीमेल ही टीचर हो सकती हैं। आपने देखा होगा आपके यहाँ मेल फीमेल दोनों टीचर होते हैं। तो किसी भी तरीके का, आप मान लीजिए किसी अगर हिंदू टीचर है तो सिर्फ हिंदू को जॉब मिलेगी, सिर्फ मुस्लिम को ही जॉब मिलेगी, ठीक है, पर्टिकुलर कास्ट को ही जॉब मिलेगी, या ऐसा तो नहीं है ना, सभी को जॉब मिलने का राइट है, सभी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का राइट है। तो इसमें किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सब हमारा किसमें मेंशन है? आर्टिकल 16 में मेंशन है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 है, ये तो बिल्कुल ये प्रोहिबिट हो चुका है, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, सबसे क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशन है ये इनइक्वालिटी में। ठीक है, मतलब बिल्कुल ही, ये तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे कोई छुआछूत वाला अगर इसने छू दिया तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा वाला, तो ये बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 18। इसमें ये है कि द स्टेट शैल कन्फर नो टाइटल ऑन अ पर्सन एक्सेप्ट दोज हु एक्सेल देमसेल्व्स इन मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड। मतलब ये कि अगर आपको फॉर एग्जांपल पद्मश्री मिला है, ठीक है, तो आप अपने नाम के आगे पद्मश्री नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी नाम है, ठीक है, इस नाम के आगे फॉर एग्जांपल किसी को भी मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि अब वो पद्मश्री मिल गया तो उसको गले में टांग के घूमेगा। ठीक है, तो अब वो ऐसा नहीं, तो अब कोई भी टाइटल नहीं होगा। जैसे राजा पहले होते थे ना, राजा महाराजा धीराज, ऐसा वाला, तो ये टाइटल अब अबॉलिश कर दिए, बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं, क्योंकि इससे इनइक्वालिटी का प्रमोशन होता है। by ensuring a sense of equality of dignity and status among all its citizens। ठीक है, अब आता है हमारा
इसमें एक और चीज़ हम देखने वाली है, जैसे मैंने आपको 16 में बताया था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ऐसा भी अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ रिजर्वेशन का प्रोविज़न हमारे यहाँ पे है, आर्टिकल 16(4) में, ठीक है? आर्टिकल 16(4) क्या कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोविज़न बनाया है कि स्टेट के पास राइट है, किस चीज़ का राइट है कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कराए, किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए। Backward classes of the citizen which in the opinion of the state is not adequately representative in the service under the state। तो अगर ये रिजर्वेशन प्रोवाइड कराई जाएगी तो ये राइट टू इक्वलिटी को हैम्पर नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए ये क्या है, एक तरीके का ये हेल्प करता है अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है ना? जितनी भी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं या जितनी भी इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस हैं आजकल, अभी तो हमारा वो भी चल रहा है ईडब्ल्यूएस कोटा जो चल रहा है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो इसके लिए भी जो जितना भी रिजर्वेशन बनाया गया है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो ये जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरीज बनाई गई हैं ये सब राइट टू इक्वालिटी को ध्यान में रखते ही बनाई गई हैं। ये आर्टिकल 16(4) के अंडर बनाई गई हैं। फाइन। अब हम देखते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये 16(4), तो ये किसी भी तरीके की वायलेशन नहीं है। ये क्या है, ये हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएगा ये हमें। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स इसका मतलब क्या है कि सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मिले, क्या मिले? इक्वल, इंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। जैसे कि गवर्नमेंट क्या कहती है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इट क्लैरिफाइज दैट गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट स्पेशल स्कीम्स। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी आजकल स्कीम्स चल रही हैं, जैसे बच्चों के लिए चल रही है, क्या आपके स्कूल में जैसे फॉर एग्जांपल चल रहा है मिड डे मील। तो क्या मिड डे मील सही है या गलत है? सही है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, बच्चों को खाना मिलता है, जो बच्चे खाना अफोर्ड नहीं कर पाते या जो बच्चे भूखे घर से आते हैं उन्हें खाना मिलता है। तो ये क्या है, एक तरीके का ये मेजर्स लिए गए हैं, एक तरीके की स्पेशल स्कीम्स चलाई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से फॉर द सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक चिल्ड्रन, women, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। फाइन। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिजर्वेशन है वो एक तरीके को वो वायलेशन नहीं है, विल नॉट सीन एज द वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी, रादर इट इज द फुलफिलमेंट टू द राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 में, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में हम देखते हैं कि जैसे सभी को अपने तरीके से सोचने का राइट है, कोई कैसे मर्जी भी सोच सकता है, कैसे मर्जी भी एक्सप्रेस करता है, कोई भी एक्शन ले सकता है, कोई भी, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके को एक्सप्रेस कर सकता है, वन विदाउट थिंकिंग ऑफ द अदर। फाइन। एवरी पर्सन विल एंजॉय Every person will enjoy freedom without threatening freedom of others, without endangering the law and order situation। ऐसा नहीं है कि हम कानून के डर से बिल्कुल सोचना बंद कर देंगे। हमारे पास बिल्कुल हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, हमारे पास आज़ादी का हमारा अधिकार है, ठीक है। अब आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें क्या है, ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, आर्टिकल 21 के अंदर है ये। द फोरमोस्ट राइट अमंग द राइट ऑफ फ्रीडम इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। किसी भी नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ। सिमिलरली no one can be denied as his personal liberty. No one can be arrested without being told the ground for such an arrest। फाइन। देखो इसमें क्या है कि सबके पास अपनी एक लाइफ है, अपनी एक लाइफ को जीने का राइट है, सबके पास अपनी अपनी पर्सनल लिबर्टी है। किसी को भी किसी कानून के तहत ये नहीं है कि उठा के जेल में बंद कर दोगे जब मर्जी, और ये भी नहीं बताओगे कि उसने किया क्या है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें बताया जाए कि हमें अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, और अगर हमें अगर किसी ने कुछ किया है तो उसको डिफेंड करने का राइट है उसको, एज हैज राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ
बाय अ लॉयर, उसको लॉयर करने का अधिकार है ऑफ हिज चॉइस, और ये मैंडेटरी है किसको, पुलिस को, कि जो पर्सन है उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास एक सामने उसको पेश किया जाए 24 घंटे के अंदर अंदर। द मजिस्ट्रेट हु इज नॉट पार्ट ऑफ द पुलिस विल डिसाइड वेदर द अरेस्ट इज जस्टिफाइड और नॉट। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि जो पुलिस पकड़ के उसको लेकर आई है क्या उसने सच में कोई कुछ किया है भी है या नहीं भी किया है। फिर आता है हमारा, इसी में क्या इंक्लूड होता है कि राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी तरीके का हमारा कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, हमें राइट टू शेल्टर है, हमें अपने घर रहने का हमारा बिल्कुल राइट है ये। ठीक है, नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग, दैट इज मीन्स ऑफ लिवलीहुड। सबके पास अपने अपने एक मीन्स ऑफ लिविंग होना चाहिए, एक मीन्स ऑफ लिवलीहुड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 22। इसमें हम देखेंगे, देखिए जो जैसे ऑर्डिनरी क्या होता है, एक अ पर्सन वुड बी अरेस्टेड आफ्टर ही और शी हैज रिपोर्टेडली कमिटेड सम ऑफेंस। एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसको अरेस्ट किया गया। अब उसको अरेस्ट किया गया, अब उसको देखा गया कि ये तो ना बहुत ज्यादा दंगा मचा रहा है, एक आदमी है वो बाहर एक घर के बाहर खड़े होकर शोर मचाया जा रहा है, शोर मचाया जा रहा है। अब पुलिस आती है, उसको पकड़ के ले जाती है। अब ये देखती है कि उसके पास क्या है, हथियार है, एक गन है फॉर एग्जांपल उसके पास, ठीक है, या फिर उसके पास ड्रग्स है। तो अब हो सकता है उसको कोई और देकर गया हो या उसी के हो, जो भी है, लेकिन अब उसको पुलिस तो पकड़ के ले गई है। अब पुलिस जो उसको पकड़ कर ले गई है, अब उसको ये भी नहीं बताया कि उसने किया क्या है, बस उसको पुलिस आई उठाकर ले गई क्योंकि वो चिल्ला रहा था और उसके पास हथियार बरामद हुए, तो ये उसको ले गई है। अब ये तो प्रूव हुआ नहीं है कि वो उसके हैं भी या नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, ये गवर्नमेंट का समवेयर गवर्नमेंट हैज राइट टू डिटेन एनीवन। वो क्या करती है कि लोगों को बचाने के लिए उसको, वो गवर्नमेंट का क्या करती है कि एक वो कहती है कि ये अनलॉफुल एक्टिविटी में एंगेज्ड है तो इसको हम अंदर कर देंगे, तो इसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। If the government feels that a person can be threat to the law and order and peace and the security of the nation, it can detain or arrest that person. Fine. और प्रिवेंटिव डिटेंशन कितने कब तक हो सकता है, 3 महीने तक सिर्फ। आफ्टर 3 months सच अ केस इज ब्रॉट बिफोर द एडवाइजरी बोर्ड फॉर द रिव्यू के लिए अब ये आगे जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है वो उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज भी करती है। फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट की अपोजिशन पार्टी है वो उसके उसके अगेंस्ट नारा लगा रहे हैं कि दिस दिस एंड दैट पार्टी हाय हाय, और मतलब इसको हटाओ, ये इसको लगाओ, इन सब के लिए तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा देती है कि ये तो जी कानून का मतलब कानून को अपने हाथ में ले रहा है, ये कानून ये सोसाइटी के लिए सही नहीं है, शोर मचा रहा है। तो इन सबको देखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, उसको अरेस्ट करवा देती है। तो अब उसको अरेस्ट करवा देती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्चुअली उसका एंटी सोशल एलिमेंट की तरह उसको यूज करती है कि गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा इफेक्टिव टूल भी है ये, ठीक है, जो इसको कभी कभी मिसयूज भी करती है। In fact, there is a clear tension between right to life and personal liberty and the provision of preventive detention. तो ये इसके इसके जो हमारा आर्टिकल 21 है, जो डिटेन और राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, और जो हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इसके बीच में एक बहुत पतली सी लाइन है। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि ये सही है या गलत है। अभी कोई कहता, कभी हम कहते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट है, फिर गवर्नमेंट आके कहती है कि नहीं हम तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी देखने वाली बात है। अब आता है कि जो ये हमारे राइट्स हैं, ये दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट टू इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन एज सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मोरालिटी। फ्रीडम टू असेंबल टू इज टू एक्सरसाइज पीसफुली विदाउट आर्म्स। देखो हमें एक तरीके से अच्छे से अपने बात को कहने का राइट है, हम असेंबल हो सकते हैं, हम कोई भी आंदोलन चला सकते हैं, किसी के कोई अगर हमें लॉ समझ में नहीं आ रहा तो हम उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, लेकिन पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स, किसी
किसी हथियारों के बिना किसी को भी हमें चोट पहुंचाने का राइट नहीं है, तो गवर्नमेंट वहीं आके आपके फंडामेंटल राइट ले लेती है, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। हम अपने राइट्स का मिसयूज नहीं कर सकते। हमें पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखते हुए ही अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज करना चाहिए। अब आता है राइट्स ऑफ एक्यूज्ड। Our constitution ensures that public accused of various offences would also get sufficient protection. We often tend to believe that anyone who is charged with some offense is guilty. However, no one is guilty unless the court has found that person guilty of an offense. It is also necessary person accused of any crime should get adequate opportunity to defend himself or herself. To ensure fair in court, the Constitution has provided 3 rights. देखो, अपने आप को बचाने का राइट तो सबको है। अगर कोई कानून को अपने ये सोचता है कि वो जेल में चला गया, अभी जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि हमें मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दैट पर्सन शुड बी कम इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट। तो वो डिसाइड करेगा कि पुलिस ने सही किया या गलत किया, उसको अरेस्ट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। इसी तरीके से अगर कोई भी ऑफेंस करता है तो वो गिल्टी है या नहीं है, ये कौन बताएगा? कोर्ट बताएगा। और एक प्री ट्रायल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 3 राइट्स प्रोवाइड कर दिए हैं हमें, ठीक है। पहला राइट है कि जैसे हम नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। जैसे कि एक आदमी ने चोरी करी, ठीक है, फिर उसने दोबारा चोरी करी, फिर उसने दोबारा चोरी करी, तो ऐसा तो नहीं है कि अब चोरी करने की सजा तो सिर्फ एक ही है। मान लो 5 मंथ्स की उसको जेल हो जाती है, ठीक है। तो चोरी करने की सजा एक ही है, 5 मंथ्स, लेकिन बार बार हर चोरी के लिए अलग अलग तो नहीं बन सकती ना उसको पनिशमेंट। इसीलिए सेम ऑफेंस के लिए एक ही बार उसको सजा मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। और ये भी नहीं है कि बैक डेट में जाके कि उसने भी अपने एक समय की बात है तब उसने चोरी करी थी तो आज इसे सजा दे देते हैं, नहीं। और पर्सन शैल आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। तो जो हम राइट है उसको वो बोल सकता है कि मेरे खिलाफ क्या सबूत है आपके पास, ठीक है। अब इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जो हमारे राइट्स हैं, वो हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमने आर्टिकल 22 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम कल करेंगे यहाँ से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आज हमने 2 आर्टिकल किए हैं, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम। देखो, इसमें बीच में नहीं बताया गया है, इसमें जैसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 है। तो राइट टू एजुकेशन, ये इसको अमेंड किया गया था 21A में, तो ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। बाकी कल की वीडियो में हम आगे के राइट्स डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।